आपके पास अभी क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर क्या है? A tensor is said to be symmetric with respect to the indices if its components remain unchanged on interchanging of the indices. A tensor is symmetric. अब जैसे अभी हमने इससे पहले एक प्रॉब्लम कर भी लिया हुआ है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? अब जैसे यहाँ पे देखें, ए आपने लिखा और उसके इंडिसेस क्या लिए कि पी क्यू, ठीक है। तो सिमेट्रिक वो होगा जब ए के मैं इंडिसेस चेंज भी कर दूं, जैसे पहले क्यू ले आऊं फिर बाद में पी, जैसे यहाँ पे लिया है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के अगर इक्वलेंट आ रहे हैं ना, तो वो क्या होंगे? सिमेट्रिक टेंसर होगा, ठीक है। उसके इंडिसेस क्या होंगे? एक जैसे आ जाएं तो उसका मतलब है इंडिसेस इंटरचेंज करने पे भी आप उसे कह सकते हैं सिमेट्रिक। और इसके अलावा अगर आप एक और लिखें, एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है आपके पास? यानी इफ ए टेंसर इज सच दैट two covariant indices of it when interchange, the component of tensor change in sign but not in magnitude, then tensor is said to be antisymmetric. अब आप इसे एंटीसिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, जैसे ए अल्फा बीटा इक्वल्स टू ए बीटा अल्फा हो लेकिन विद माइनस साइन, ठीक है। इस माइनस साइन के बगैर अगर एक दूसरे के इक्वलेंट ना हो तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक कहेंगे टेंसर। अब आप देखेंगे इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। शो दैट एनी टेंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ऑफ द सम ऑफ द टू टेंसर, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड अदर इज एंटीसिमेट्रिक। ये एग्जांपल अभी आप कर भी चुके हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने पिछले उसमें करवाई है। आप बेशक उसी को कर लें या ये जो है जैसे आपको आसानी लगे। ए पी क्यू बी ए टेंसर ऑफ रैंक 2। आपके पास रैंक 2 का यहाँ से पता चल रहा है आपके पास इंडिसेस 2 है, तो ऑफ कोर्स इसका रैंक भी क्या होगा? 2। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2, बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पे 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इस तरह आपको इसको लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 APQ है इसको कैसे लिख लेंगे? APQ प्लस APQ हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि एक दफा PQ प्लस और माइनस में लिख सकती हूँ, मैंने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने क्या लिखना है? QP लिखना है, QP, और यहाँ पे भी Q और P लिख देना है, ठीक है। तो प्लस वाला QP आपके पास क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाला QP जो हो जाएगा वो इधर आ जाएगा। ये वाली टर्म सिमेट्रिक बन रही होगी, ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक बन रही होगी। अब इसके बाद आप देखिए कि एक और क्वेश्चन भी है जिसमें आपको कह रहे हैं कि शो दैट ए सिमेट्रिक टेंसर हैव 6 कंपोनेंट्स व्हाइल एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर हैव 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन। अब आपने शो कराना है कि आपके पास कोई सिमेट्रिक टेंसर है जिसके सिक्स कंपोनेंट्स हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं, और एंटी सिमेट्रिक टेंसर में कितने? उसके 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये कैसे होगा? सिंपल, आप कोई भी मैट्रिक्स लिखें, जैसे आपने ए पी क्यू लिखा, तो आप देखेंगे ये A11 आ जाएगा, या A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये इसके कंपोनेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ए पी क्यू विद पी इक्वल्स टू क्यू, यानी जो सेम हो, जिसमें p इक्वल्स टू क्यू का क्या मतलब है कि p और q की वैल्यू सेम हो, वो कितने कंपोनेंट हैं वो आपको पता चल रहा है, एक, और फिर उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद ये 3, ठीक है। सिर्फ ये 3 आपके पास कंपोनेंट हैं, जो क्या है? 3 है टोटल, जो जिनमें p और q की वैल्यू एक जैसी है, यानी p की वैल्यू भी 3 और यहाँ पे q की वैल्यू भी 3, इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है। बाकी सब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट इंडिसेस। डिस्टिंक्ट इंडिसेस का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट इंडिसेस के साथ क्या होंगे? डिफरेंट इंडिसेस के साथ देख रहे हैं, टोटल आपके पास यहाँ पे कितने? 9 है, 9 है ना। 9 में से ये 3 माइनस कर दें तो पीछे कितने बचे हैं? बचते हैं 6 इंडिसेस है, और वो काउंट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2, ये 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4, ये 5, और ये आपके पास 6, टोटल कितने हो गए? 6 इंडिसेस हो गए। अब आप इसमें देखें कि आपके पास अगर आप ए पी क्यू लिखते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं? जैसे अभी पिछले प्रॉब्लम में हमने किया 1/2 ए पी क्यू प्लस ए पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें क्या करेंगे? ए क्यू पी हमने ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। मैं इसी के टर्म में मैंने क्या किया? ए क्यू पी ऐड भी कर लिया और क्यू पी मैंने माइनस भी कर दिया। अब आप देखें कि आपके पास क्या हो जाएगा? ये सारी टर्म मैंने एक साइड पे लिख ली, फिर प्लस, और ये सारी टर्म मैंने एक साइड पे लिख ली, यानी पी की टर्म पहले लिख ली, ये माइनस क्यू पी की बाद में, ये हो गया। आप इस टर्म को क्या कह देंगे? BPQ, और इसे क्या कह देंगे? CPQ कह देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, ये आपके पास एक तो ये कि रैंक जो है वो इसका रैंक भी क्या बन रहा है? 2 ही बन रहा है, क्योंकि 2 इंडिसेस हैं, और इसका भी 2 ही बन रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की बात अगेन ये वही है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आप P और Q को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q की जगह P और P की जगह Q हो जाएगा, ठीक है। QP और PQ हो गया, यहाँ पे भी QP होगा। अब आप क्या करेंगे कि अगर मैं पी क्यू को पहले टर्म लिख लूँ, पहले भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये प्लस ही हो रहा है तो इसको पहले लिखूँ या इसको पहले लिखूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं इसको ए पी क्यू को पहले लिख लूंगी, प्लस ए क्यू पी हो जाएगा,
ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सारी टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, बी पी क्यू के इक्वल आ जाएगी। ये आ गई आपके पास बी पी क्यू के इक्वल आ गई। इसका मतलब है बी क्यू पी और बी पी क्यू जो है ये एक दूसरे के इक्वलेंट है। फिर उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट टर्म जो थी हमारे पास सी पी क्यू थी और वो इसके इक्वलेंट थी। उसमें भी पी और क्यू को रिप्लेस किया तो यहाँ पे पी की जगह क्यू आ गया, यहाँ पे भी क्यू की जगह पी, यहाँ पे भी पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी, तो ये टर्म बन जाएगी। अब आप देखेंगे ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को शुरू में ले आए, शुरू में ले आएंगे तो 1/2 और ये वाली टर्म पहले आ जाएगी ए पी क्यू और ये वाली टर्म अंदर आ जाएगी ताकि जब ब्रैकेट खुले तो ये टर्म बन जाए। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये टर्म तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे सी पी क्यू थी, तो मैंने सी पी क्यू लिख दिया लेकिन विद माइनस साइन आ रहा है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास ये टर्म क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा, इसके बाद अब हम प्रूव करेंगे जो हमें एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया था। ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इस क्वेश्चन में आपने नहीं करना, ठीक है, ये वैसे बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर में कैसे जो है आपके पास 6 कंपोनेंट्स हैं और एंटी सिमेट्रिक में कैसे आपके पास 3 कंपोनेंट है। ठीक, तो इसको देखते हैं। ये देखिए आपके पास हमें पता है कि अभी हमारे पास क्या होगा, ए पी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू पी कैसे हो सकता है, जब हमारे पास यानी पी और क्यू और पी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो। है हमारे पास ऐसी एंट्रीज जैसे ए 1 2 और 2 1, ऐसा ही हुआ ना, पी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पी की वैल्यू 1 है, देखें 1 है, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2। ठीक है, तो A21 और A21 इक्वल है A313 और आपके पास ये क्या है 31, ये दो इक्वलेंट हो गए, A23 और A32 ये दो इक्वलेंट हो गए। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि अगर हम मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास ये जो है ये सिमेट्रिक है, ये 6 कंपोनेंट आपस में क्या है, सिमेट्रिक है। Hence the component with distinct indices contacted and hence are only 3। तो हम इसका कह देंगे ये दोनों एक दूसरे के जब इक्वलेंट हैं तो हम कह देंगे टोटल कितने रह गए, 3 रह गए। यानी अगर आप इसको लिखें ना, आपको अगर याद हो तो हम क्या लिखते थे, ये A11 A12 और A13, यहाँ पे क्या आ जाता था A21 A22 और यहाँ पे A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इक्वल हो जाएगा। इक्वल कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 जो है ना, हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 1 है तो ये भी 1 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 2 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये तो चले 2 3 लिखा रहे। यहाँ 3 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 3 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास 3 2 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 3 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है ये दो भी सेम हो गए आपके पास, ये दो भी सेम हो गए और ये दो भी सेम हो गए। टोटल कितने हो गए, 6 के बजाय 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप कहेंगे कि आपके पास डिस्टिंक्ट इंडिसेस वाले कॉन्टैक्ट हो गए और वो 6 के बजाय आप क्या हो गए, 3 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने बने, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 + 3 = 6। अब ये 3 + 3 क्या हुआ, 3 तो ये हो गए आपके पास, और 3 कौन से वाले थे आपके पास, 3 आपके पास वो वाले थे जिनमें पी और क्यू इक्वल थे। ठीक है, तो 3 + 3 हो गया आपके पास 6। इसी तरह अगर आपने एंटी सिमेट्रिक का प्रूव करना हो कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर में आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, तो वो कैसे होगा आपके पास, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है आपके पास, ए पी क्यू इक्वल्स टू -a माइनस क्यू पी। ठीक है, -a माइनस क्यू पी हो जाएगा आपके पास। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे देखिए ए पी क्यू इक्वल्स टू -a क्यू पी है। ठीक है, अब इसमें देखिए पी और क्यू आप इक्वलेंट कर लेते हैं, पी और क्यू आपने क्या कर दिया, इक्वलेंट। पी और क्यू इक्वल हो जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ए पी पी इक्वल्स टू -a पी पी हो जाएगा। ठीक है, या ये जो माइनस वाला साइन है ये उधर साइड पे टर्म पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए पी पी प्लस ए पी पी इक्वल्स टू 0। या अगर इन दोनों को ऐड कर देते 2 ए पी पी हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास 2 अगर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो 0 से तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ए पी पी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब कभी भी हमारे पास सेम एंट्रीज हो, जैसे 1 1 हमने लिख लिया, 2 2 लिख लिया, 3 3 लिख लिया, ये इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गए, ये इक्वल हो जाएंगे 0 के। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट इंडिसेस आपके पास क्या हो रही है, डिस्टिंक्ट इंडिसेस आपके पास अगेन क्या हो रही है, ये हो रही है। ठीक है, A13 3 1 2 3 2 के इक्वल है, लेकिन विद माइनस साइन है स्क्यू सिमेट्रिक केस में। ठीक है, विद माइनस साइन इक्वल होंगी, तो फिर आप कहेंगे कि आपके पास अगेन कितने कंपोनेंट बन गए, 3 बन गए। ठीक हो गया, यानी ये तो सारे टर्म 0 हो गई और ये कितनी बच गई, 1 2 3 3 बच गई, तो 3 बचे बन जाएगी। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि प्रोडक्ट अगर हम लें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की तो टेंसर वैनिश हो जाएगा।
ठीक है। अगर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर को अगर हम प्रोडक्ट लें उनका, तो आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपने अब सपोज करना है, लेट्स सपोज हमारे पास ए पी क्यू और बी पी क्यू है कोई, जैसे ए पी क्यू सिमेट्रिक टेंसर है और बी पी क्यू है एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, और इनका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, और वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो अब आप देखेंगे ए पी क्यू और बी पी क्यू का हम ऐसे लिख लेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर मैं कोई टू टर्म बीच में लाना चाहती हूँ तो मुझे कैसे लाना पड़ेगा, उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया, ये हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, 1/2 नीचे आ जाएगा, ये सारी टर्म ऊपर आ गई, प्लस आपके पास ये सारी टर्म आ गई, ठीक है। अब इसमें देखें कि हो क्या रहा है। आपके पास ए पी क्यू बी पी क्यू जो है, उसमें हम देख रहे हैं कि पी और क्यू जो है वो डमी इंडिसेस हैं। क्यों डमी इंडिसेस हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करते हुए आप देख रहे हैं कि पी और क्यू दोनों रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि ए बी क्यू बी पी क्यू इनकी पोजीशन चेंज कर लें, जैसे यहाँ पी की क्या कर लूँ, क्यू कर लूँ, क्यू पी कर लूँ, और बी के साथ मैंने क्या कर दिया, क्यू पी कह दिया, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब आप देखेंगे कि जो आपके पास ए पी क्यू है, इसे हम कह देते हैं सिमेट्रिक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिमेट्रिक है, जैसे ये हम कह देते हैं सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक होने का क्या मतलब होगा कि ए पी क्यू और ए क्यू पी जो है वो इक्वल है, इक्वल हो विदाउट नेगेटिव साइन। और बी पी क्यू हमने कह दिया एंटी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बी पी क्यू स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होगा कि बी पी क्यू इक्वल्स टू माइनस बी क्यू पी है, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये हो गया अब आपके पास। अब आप क्या करेंगे, यही आपने जो अभी वैल्यूज बता दी, यानी ए पी क्यू और बी पी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, ए ये इसकी जगह आ जाएगा, ए क्यू पी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी पी क्यू, जैसे अभी आपको बताया विदाउट माइनस साइन। और बी क्यू पी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी पी क्यू, माइनस बी पी क्यू आ जाएगा, तो मैंने माइनस बी पी क्यू लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे आप। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये वाली वैल्यू जो है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी ए पी क्यू और बी पी क्यू की जगह आपने ये लिख देना है, ठीक है। तो ये आ गया विद नेगेटिव साइन। आपके पास वैसे पॉजिटिव साइन था ना यहाँ पे ए पी क्यू बी पी क्यू की जगह, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ए पी क्यू बी पी क्यू आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप देखिए कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यानी इस टर्म में से ये टर्म माइनस हो रही है, तो जब इस टर्म में से ये टर्म माइनस हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा, जीरो किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो उसे भी जीरो बना देता है, तो इसका आंसर जीरो हो गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर अगर आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। उसका आंसर होता है जीरो। चलें, इसके बाद आप देखें कि अगर आपको ये कोई एक गिवन है, इसको भी हमने शो कराना है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये क्वेश्चन है, अगेन आपके पास पी आई जी और लेवी सवेटा टेंसर क्यू के है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले तो आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन की आपने, यानी के इक्वल टू 1 2 3 पुट किया, क्योंकि ये इसका मतलब होता है समेशन, आइंस्टाइन समेशन। तो अब अपने देखें पी आई जे, यानी यहाँ जहाँ जहाँ आपके पास के की वैल्यू है वहाँ आपने 1 पुट किया, तो पी आई जे इक्वल टू यहाँ पे आई जे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्यू 1 क्योंकि के था 1, ये आई जे, और यहाँ क्यू के की जगह 2, क्यू के साथ 2, फिर प्लस ई आई जे के की जगह 3, यहाँ पे क्यू के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे पुट आई इक्वल्स टू 1 जे इक्वल्स टू 2। अब आपने क्या पुट करना है, आई की जगह 1 और जे इक्वल्स टू 2 पुट करना है। पुट करें आप, अब देखिए जहाँ जहाँ आई की वैल्यू है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, 1 और जे की जगह 2। यहाँ पे भी 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी आई और जे की जगह 1 2, यहाँ पे भी आई जे की जगह 1 2 बन गया, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब हम देखते हैं कि लेवी सवेटा टेंसर की क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जब कभी भी दो इंडिसेस सेम हो जाए तो उसका आंसर जीरो हो जाता है, ठीक है। इसका क्रॉनिकल डेल्टा से बिल्कुल डिफरेंट होता है कि इसमें अगर दो इंडिसेस बिल्कुल सेम हो जाए तो इसका आंसर जीरो आ जाता है, और अगर सारी डिफरेंट हो तब आंसर वन आता है, प्लस साइक्लिक होना चाहिए। अब आप देखिए इन तीनों टर्म्स को मैं देखूंगी क्या आंसर आएगा। 1 to 1 इसका मतलब है 1 इंडिस रिपीट हुई रही है, आंसर जीरो आ जाएगा। 1 to 2 2 2 यहाँ पे इंडिसेस रिपीट है तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। 1 to 3 1 to 3 का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो है 3 डिफरेंट इंडिसेस हैं और साइक्लिक भी हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने P12 फाइंड किया उसमें मैं देखूंगी पहली टर्म के साथ जीरो Q1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर जीरो के साथ Q2 मल्टीप्लाई और प्लस 1 के साथ Q3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम लिख देंगे P12 इक्वल्स टू Q3, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, P12 के बाद हम क्या करेंगे, आई जैसे हमने पहले क्या पुट किया था
यहाँ पे I1 पुट किया था और J2, अब हम करेंगे I2 और J1, ठीक है। देखिए I2 और J1 पुट किया, तो I2 और J1 पुट करने से क्या होगा, सबके सबके में पहली इंडिसेस 2 इंडिसेस 2 1 2 1 2 1 2 1 होती गई, और यहाँ तो हमने k की वैल्यू 1 2 3 पुट की हुई है, ठीक है। अब अगेन इसमें भी लेवाइस बीटा टेंसर की वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पे 2 1 1 यानी 1 1 इंडिसेस रिपीट हुई हुई है, तो इसका आंसर 0। 2 1 2 2 1 2 का मतलब है कि यहाँ पे भी आपके पास इंडिसेस 2 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुई हुई है, तो 0 आंसर। यहाँ पे 2 1 3 2 1 3 का मतलब है कि आपके पास ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है। 2 1 3 का मतलब बनता है, वैसे साइक्लिक फॉर्म आपके पास न्यू होती है, ठीक है। तो 2 1 3 का मतलब आपने क्या कह रहे हैं, यानी 2 के बाद 1 आए और 1 के बाद 3 आए, तो ये एंटी साइक्लिक है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं चल रहा जो हमने साइकिल डिफाइन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 0 Q1 0 Q2 और यहाँ पे -1 Q3, ठीक है। तो -Q3 आ गई वैल्यू इसकी, इसका मतलब है 1 2 और 2 1 आपस में क्या हो गए, 1 2 की Q3 आई और 2 1 की क्या आ गई, -Q3 आ गई, ठीक है। यानी एक दूसरे से दोनों का साइन क्या है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक है दोनों, ठीक है। अब आप लिखेंगे आई जे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने आई और जे इक्वल कह दिया, हमने अब पुट करना है कि आई और जे की एक वैल्यू है। एक वैल्यू का क्या मतलब होगा, यानी अगर आई 1 है तो जे भी 1 है, तो मैंने 1 1 लिख दिया, तो सब की इंट्रीज 1 1 पहले क्या होगी 1 1। अब इसमें देखिए तीनों यहाँ पे जो है वो इंडिसेस सेम है, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे भी 2 इंडिसेस सेम है, तो उसका आंसर 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंडिसेस सेम है, तो उसका आंसर 0, तो ये आगे 0। इसका मतलब है कि आपके पास जब कभी भी सेम इंडिसेस आ रहे हैं तो उसके आंसर P11 P22 P33, अगर 2 2 के लिए पुट करूंगी तब भी यही होगा, 3 3 के लिए पुट करूंगी तब भी यही होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आई और जे की जब सेम वैल्यू आ जाएंगी तो आपके पास ये इसके आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 इंडिसेस वैल्यूज आ रही होंगी। फिर अब हम पुट करते हैं कि आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, ठीक है। आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो इसका 2 3 सबके स्टार्ट पे इंडिसेस 2 इंडिसेस क्या हो जाएंगी 2 3, ठीक है। बाकी के की वैल्यू वैसे ही पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 2, फिर तीसरी टर्म में 3। तो आप देखेंगे कि 2 3 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 2 के बाद 3 3 के बाद 1, साइक्लिक है तो 1 आंसर आ जाएगा। 2 3 2 यानी 2 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, रिपीट इंडिसेस हो तो लेवाइस से बीटा टेंसर 0 0 हो गया। यहाँ पे भी 2 इंडिसेस रिपीट हुई तो आंसर 0, ये टर्म 0 ये टर्म 0, पीछे क्या बचेगा Q1, यानी P23 क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे 2 और 3 लिया ना आपने, I2 लिया और J3 लिया, अब आप क्या करेंगे, I3 लेंगे और J2 लेंगे। ये देखिए I3 और J2 लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 3 2 3 2, ठीक है। अब 3 2 1 आपके पास क्या होगा, ये नॉन साइक्लिक है डिफरेंट इंडिसेस, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। यहाँ पे दो इंडिसेस रिपीट हो रही हैं, 0 आंसर। यहाँ पे दो इंडिसेस आपके पास रिपीट हो रही हैं, आंसर 0। ये हो जाएगा, ये दो टर्म 0 और ये -Q1 आ जाएगा, -Q1 आ जाएगा, P3 2। इसका मतलब है 2 3 और 3 2 आपस में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि एक का आंसर Q1 आता है पॉजिटिव Q1 और एक का नेगेटिव Q1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, मैंने यहाँ से प्रूव कर लिया कि 1 2 माइनस P21 के इक्वल आ रहा है, 2 3 -3 P32 के इक्वल आ रहा है, 1 3 किसके इक्वल बन रहा है, -3 1 के इक्वल बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया कि आई जे इक्वल्स टू जनरल फॉर्म में लिखेंगे -PJI हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास जो हमने अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि ये आपको एक टेंसर गिवन था सेकंड रैंक ऑर्डर, और उसमें कहा गया था कि प्रूव करें कि वो एंटी सिमेट्रिक है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि PIJ जो है वो नेगेटिव PJI के इक्वल होता है, यानी क्या है, वो एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपने शो करना है कि ये जो आपको एक टेंसर गिवन है वो क्या स्केलर है, और ए पी इज एन आर्बिट्री वेक्टर, देन बी पी इज आल्सो ए वेक्टर। यानी दो अगर वेक्टर आपके पास मल्टी रैंक 1 के वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हो तो वो आपका आंसर क्या देंगे, एक टेंसर एक स्केलर देंगे, ठीक है। और इसमें भी पता होना चाहिए कि ए पी अगर वेक्टर है तो बी पी भी वेक्टर है, ये हमने प्रूव करना है। अब आप देखें कि आपके पास हम लेते हैं ए पी और बी पी, हमने लिखना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, ए आई प्राइम और बी आई प्राइम, ठीक है। प्रोडक्ट है ना, दोनों दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब है अगर प्राइम कोऑर्डिनेट में हम लिखेंगे तब भी प्रोडक्ट होगा। अब हम देखते हैं बारी बारी, अगर हम सिंपल ए आई प्राइम की बात करें, वो क्या बन रहा है आपके पास, रैंक 1 बन रहा है, रैंक 1 बन रहा है। और उसको आप कैसे लिख सकते हैं, उसको आप ऐसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में हमने लिखा ना कि हम करली एक्स बाय करली एक्स लिख लेते थे, वैसे भी लिख सकते हैं हम, और ऐसे भी इसकी बेसिस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप ऐसे लिखेंगे नॉर्मल बेसिस में तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए आई पी ए पी आ जाएगा, ठीक है। आई सबस्क्रिप्ट में था, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आ गया नहीं, और साथ पी इधर इधर था तो वो इधर भी आएगा, यूं आ रहा होता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया।
अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है एपीआई से, एआईपी के से। अब हमने क्या किया, एपीआई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म इसको एपीआई और यहाँ पे एपीआई मल्टीप्लाई, ये सारी टर्म लिख ली हमने, वो जो यहाँ पे लिखी थी ये हो गई। ठीक हो गया। अब आप देखें कि आपके पास जब ये लिखे ना एपीआई और आईपी, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह 1, तो ये एपी बच जाएगा और सिंपल क्या बचेगा, एपीआई इक्वल्स टू ए आई प्राइम। तो ये आपके पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी आपके पास कि एपी आपके पास किसके इक्वल होगी, इसके इक्वलेंट आ गया। ठीक है, तो आप देखें यूजिंग 3 in 1, यानी आप जो आपके पास ये 3 इक्वेशन आई है, ये आप अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम इक्वल्स टू, अब जो है ए पी बी पी है। ठीक है, तो आप देखें ए पी बी पी तो वैसा का वैसा रखा और ए आई प्राइम की जगह वैल्यू आ जाएगी जो आपने अभी फाइंड की है, जो आपके पास ये है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ए आई प्राइम की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए पी आई ए आई प्राइम। ठीक है, बी पी हो जाएगा। अब आप ये वाली टर्म, क्योंकि इस साइड पे इक्वेशन के, तो अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि ए आई प्राइम कॉमन निकल सकता है, पीछे क्या बचेगा, बी आई प्राइम माइनस ए पी आई बी पी होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ए आई प्राइम जो है वो आर्बिट्री वेक्टर है, हमने शुरू में बता दिया था, जो इक्वल 0 के इक्वल नहीं हो सकता, उसको हमने साइड पे बता दिया। पीछे ये टर्म बची, यानी ये टर्म इक्वल्स टू 0 होगी। ये टर्म इक्वल्स टू 0 का मतलब है बी आई प्राइम किसकी इक्वल हो जाएगा, ए पी आई बी पी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये दूसरी साइड पे जाएगा, ए पी आई बी पी बन जाएगा। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बी आई प्राइम भी सेम वेक्टर है, इज आल्सो ए वेक्टर। जैसे आपके पास हमने इसको वेक्टर प्रूफ किया ना, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि बी आई प्राइम भी किस क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बी आई प्राइम भी टेंसर है, जैसा ए आई प्राइम टेंसर है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या बात की हुई है ना, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इज एंटी सिमेट्रिक। रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन आपने देखनी है कैसे हो आपके पास, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है आपने, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि कंसीडर एन ऑर्थोगोनल अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल क्या होता है आपके पास, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट, यानी सारी कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, एक दूसरे से 90 के एंगल पे है, 90 के एंगल पे है और है अनप्राइम्ड। ठीक है, ये लिया अब हमने। अब इसमें करेंगे क्या आपने, नो रिफ्लेक्शन मींस दैट इफ वी प्लेस or mirror in front of the coordinate system, then one of the three axes will be reversed. अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर मैं मिरर रख लेती हूँ, जैसे आप मिरर रखते हैं ना, आपकी रिफ्लेक्शन लग रही होती है, तो जो आपकी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड लग रही होती है, यहाँ भी वही हो रहा है। यानी सामने अगर मिरर रखेंगे तो उसकी एक साइड, जैसे x1 है, x1 माइनस x1 बन जाएगी, वो एक रिड्यूस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तीनों में से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब आप देखें कैसे होगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे x1 लिखा, तो x1 मैंने कहा कि x1 प्राइम क्या हो जाएगा, माइनस x1। अब ये देखें x1 प्राइम क्या हो जाएगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस x1 हो जाएगा। बाकी दोनों क्या है, जीरो है, बाकी क्या है, जीरो है, यानी इस इन सब में कोई चेंज नहीं आया, रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही एक्सेस में आया है। तो 0x2 यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं, 0x3 कोई रिफ्लेक्शन नहीं। इसी तरह x2 प्राइम लूंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, सबके साथ जीरो, x3 प्राइम में भी क्या हो जाएगा, सबके साथ जीरो। ठीक है, तो आपके पास अच्छा हाँ, इसमें सबके साथ जीरो नहीं होगा, x2 यानी x1 के साथ जीरो, क्योंकि अगर x2 को मैं ले रही हूँ ना, x2 प्राइम, तो x2 प्राइम में मैं देखूंगी 0x1 हो जाएगा, x2 प्राइम क्या हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं है, तो x2 आ जाएगा, यहाँ 0x3 आ जाएगा। इसी तरह x3 प्राइम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 0x1, क्योंकि x3 प्राइम को ले रहे हैं तो x1 के साथ जीरो आ जाएगा। इसी तरह x2 के साथ जीरो आ जाएगा, जबकि x3 पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन सिर्फ x1 प्राइम में हुई है। तो आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे x1 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज 1 1 आ गई। अगर इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे ना यहाँ से, तो यहाँ -1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वो आपके पास है 0 0 1, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट -1 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक भी आपको पता है कि नेगेटिव साइन आ जाता है, रिफ्लेक्शन का मतलब भी यही आ रहा है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब भी यही होता है कि आपके पास साइन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अब आपने शो करना है कि इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो एंटीसिमेट्रिक। इसी तरह इन्वर्जन जो है वो भी एंटीसिमेट्रिक है, ये आपने प्रूव करना है। पहले आप समझ लें कि इन्वर्जन होता क्या है आपके पास।
इन्वर्जन में अगर आप नॉर्मल फिजिकल मीनिंग देखें, जैसे x1 इस तरफ है, तो अब मैं इसको इन्वर्ट करके दूसरी तरफ ले आऊंगी, जैसे x1 इधर आ गया, यहाँ x3 इस तरफ को था, ये मैंने उल्टी साइड पे ले लिया, ये देखें ऊपर साइड पे आ गया। जो x2 इस तरफ था, इन्वर्ट करके हमने इसको क्या किया, नीचे ले लिया, तो x2 प्राइम ही हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं इनको लिखूं, और इन्वर्जन में हमने क्या प्रूव करना है कि ये भी हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्राइम इक्वल्स टू माइनस x1, यानी यहाँ पे अब देखिए x1 था तो वो रिफ्लेक्ट होके माइनस x1 बन जाएगा, यानी इस तरफ को था उल्ट के होके इधर आ गया, तो माइनस x1 हो गया। इसका मतलब x1 प्राइम क्या हो जाएगा, माइनस x1 के, बाकी दोनों जीरो। और जब x2 प्राइम ले रही हूँ मैं, तो x2 प्राइम भी मैं देख रही हूँ कि वो ऊपर था तो अब नीचे हो गया रिफ्लेक्ट होके, यानी पॉजिटिव से वो किस तरफ हो गया, नेगेटिव की तरफ, तो माइनस x2 आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म जीरो। इसी तरह हम x3 देखेंगे, x3 आपके पास ये है, ये था, ये था, अब ये क्या हो गया, ये हो गया, ये भी रिफ्लेक्ट कर गया यानी इन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास माइनस x3 हो गया। तो आप देखिए एंट्रीज क्या आएंगे आपके पास, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ये देखें -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। अब इसकी अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या हो रही है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपने देख लिया अभी कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन रही है, स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है। ये आपकी बुक का पेज है, ठीक है, इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है।